अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है 25 जमात सानी 1445 हिजरी, जनवरी की 8 तारीख सन 2024। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। और एक बहुत ही अच्छे से वीकेंड के बाद यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक। नाइस मॉडरेटली कोल्ड मॉर्निंग हियर इन कराची। और बाकी शहरों में तुम्हें पता है जी सर्दी काफी ज्यादा चल रही है, लेकिन अपना बस यही सीन है जो है, बस इस पे सब्र करें और शुक्र करें। लेकिन पता है सुनने में यही आ रहा है कि कल से कराची में जो है वो टेम्परेचर में मजीद कमी हो सकती है। और इस वक्त जैसे कि कराची तकरीबन 13-14 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टच किया आज, ये शायद 2 से 3 दर्जे कम हो सकता है। बाकी शहरों में काफी सर्दी। और अभी अपनी टाइमलाइन में मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था तो अताउर रहमान साहब का ये ट्वीट मुझे नजर आया। नॉट द फर्स्ट ट्वीट ऑफ द डे, लेकिन इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, ऑल 3 cities आर एंजॉयिंग a low of 5 degrees Celsius there, so pretty cool, enjoy। लेकिन बहरहाल जी वैसे ये तो कह रहे हैं कि आए कुछ अब्र, कुछ पता नहीं क्या आए। आतिफ असलम कह रहे थे, लेकिन कोई अब्र इतने खास आ नहीं रहे हैं। लेकिन सुनने में ये आया है कि महकमा मौसमियात की जानिब से जो पहली एडवाइजरी है मरी में बारिश के हवाले से वो जारी कर दी गई है। बारिश नहीं बल्कि बर्फबारी के हवाले से जारी कर दी गई है। और आपको पता है कि जब भी मरी में बारिश का कुछ सीन होता है तो फिर उसके बाद बड़ी तादाद में इस्लामाबाद और उससे गिरदनवा में रहने वाले जो लोग हैं वो जाते हैं और जाकर वहाँ का रुख करते हैं। ऑल द वे फ्रॉम लाहौर लोग जाते हैं जो मरी में बारिश बर्फबारी हुई है। लेकिन यार बहुत एहतियात करें, आपको पता है कि अब से कुछ साल पहले वहाँ पे बड़ा खौफनाक वाकया हुआ था, इसलिए एहतियात की जो है वो जरूरत है। चैलेंज ये इसी के लिए उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बंदे उठाने और गिरफ्तार करने के अलावा जरा फोकस करे ऑन ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। कहीं वो कब हुआ था वाकया, मैं शायद 2020-21 में कभी हुआ था इस तरह का वाकया, अगर आपको याद हो। लोग गाड़ियों में जो है वो अपने फंसे रह गए थे और फिर वो गाड़ियों में गैस भरने की वजह से काफी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जान से हाथ धो बैठे थे। तो बहुत एहतियात करें भाई, बहुत एहतियात करें। चलें आगे बढ़ते हैं। आज का पहला ट्वीट हमारे पास आया है #sunriseWithAdil, दैट्स आवर हैशटैग जो कि हम यूज करते हैं फॉर इंक्लूडिंग मैसेजेस फ्रॉम X formerly known as Twitter. So let's start with अब्दुल रज़ाक साहब ने आज पहला मैसेज किया। इनफैक्ट हमारे दो दोस्तों अब्दुल रज़ाक साहब और जवेद साहब दोनों ने एक ही खबर जो है वो शेयर की है, which is about the 737 MAX 9 yesterday। कल बहुत खौफनाक वाकया जो है वो होते होते रह गया। अलास्का एयरलाइंस जो है उसका। और ये सिचुएशन जो है कुछ ऐसी थी कि पोर्टलैंड से ओंटारियो कैलिफोर्निया ये जहाज जो है, तो एक तो अंग्रेज मुल्कों में ना ये नाम शहरों के बहुत मिलते जुलते किस्म के होते हैं। और लंदन नाम के आपको बहुत सारे मुल्कों में जो है ना अंग्रेजी इंग्लिश बोलने वाले मुल्कों में जो है ना ये मिल जाएगा नाम। लेकिन खैर एनीवे, सो ये फ्लाइट जो है यूएस वेस्ट कोस्ट पे जा रही थी, पोर्टलैंड ओरेगन से उसने टेक ऑफ किया था। और फिर उसके बाद उसकी जो विंडो है बूम, वो जहाज का जो कैबिन है उससे अलग हो गई। और फिर उसके बाद द प्लेन लॉस्ट द एयर प्रेशर, जो आपको पता है कि एक खास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एक दबाव जो है वो मेंटेन किया जाता है जहाज में, वो खत्म हो गया। और उसके बाद से जो है वो इमरजेंसी लैंडिंग जहाज को एक बार फिर से करनी पड़ी। आई मीन दिस कुड हैव बीन मेजर कैटास्ट्रोफी। ये एक बहुत ही खौफनाक वाकया जो है वो हो सकता था। लेकिन फिर जो कुछ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बच गया, कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें, बिकॉज जहाज उतनी ज्यादा हाइट पर नहीं था। यही वाकया अगर बहुत ज्यादा हाइट पे होता तो फिर सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो सकता था। यस, इट वुड हैव स्टिल मैनेज टू लैंड, लेकिन वेरी डेंजरस। आई मीन जस्ट इमेजिन विंडो ब्लोइंग आउट। क्योंकि देखिए अभी हाल ही में हमने ये जापानीज एयरलाइन वाला वाकया जो है वो देखा, और अभी उसके फौरन बाद ये वाला वाकया हुआ। लेकिन जो यहाँ पे खास बात थी इस वाकया में जो हुआ है वो ये कि एक बार फिर से 737 MAX जो है वो इसमें इन्वॉल्व था। और I think we have known a lot about the 737 MAX thing.
मैंने अपने कल यूट्यूब शो में इसमें तफसील से बात कर रहा था कि किस तरह इस जहाज के ऊपर एक शक वाला एलिमेंट जो है वो अब इन्वॉल्व हो गया, एंगेज हो गया है आफ्टर 2018 एंड 19, जिसके बाद के बाद दीगरे जो है कुछ महीनों के ब्रेक से 2 प्लेन क्रैशेस हुए थे इन एग्जैक्टली सिमिलर सर्कमस्टांसेस, और उसके बाद जो है things have never been the same for Boeing, by the way. ठीक है जी, चलें. Thank you so much guys, gentlemen, Abdul Razak साहब and Zaved साहब for sharing this news. जवाद नगानी कहते हैं, do you think Rizwan performance has put an end to Sarfaraz test match career as well? I hope Fahim and Hassan Ali also played their last series this time. यार वैसे जवाद, ये मुझे समझ में नहीं आती बात. I'm sorry with due respect यार, आप क्रिकेट बहुत शौक से देखते हैं. आई मीन किस बुनियाद पर मुझे नहीं पता कि आपने सरफराज, फहीम और हसन अली को जो है ना वो एक लाइन पे खड़ा कर दिया यार. ये तो मेरे ख्याल से ये बड़ी ज्यादती की बात है. देखिए जी, हमें एक बात समझ में आई है. देखिए कोई वजह थी जिसकी वजह से सरफराज को पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया था. इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी हम लोगों की कैसे हो सकती है कि हम ये भूल जाते हैं कि पर्थ टेस्ट की दोनों इनिंग्स में फेल होने से पहले, देखो भाई पर्थ टेस्ट की दोनों इनिंग में तो बॉब्सी द किंग भी फेल हो गया था ना, बल्कि वो तो मैं कहूंगा कि 6 की 6 इनिंग में फेल हुआ. वुड यू से कि बाबर का इनिंग करियर खत्म हो गया? आप कहेंगे नहीं यार, कहाँ बाबर का करियर और कहाँ सरफराज का करियर. भाई मैं तो बात करूंगा ना रीसेंट फॉर्म के ऊपर. आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, आप एक आज टीम बना रहे हैं T20 की, और या कोई अच्छी सी टीम बना रहे हैं T20 की टीम में. Who would you have in your team? Would you have like Surya Kumar Yadav or would you have Babar Azam? Of course everyone will have Surya Kumar Yadav because ज़ाहिर है वो recent times में उसकी फॉर्म बड़ी डिस्ट्रक्टिव फॉर्म रही है T20 क्रिकेट. आप ये नहीं देखेंगे कि यार उसने तो 10 विकेटों से इंडिया को हराया था, ये नहीं. तो भाई अब से कोई 10 महीने पहले चले जाएं, आपके यही खिलाड़ी जिसका आप करियर अभी खत्म कर रहे हैं यानी सरफराज, ही वॉज द मैन ऑफ द सीरीज इन द न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज जो पाकिस्तान की होम हुई थी, जब पाकिस्तान इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हारने के बाद पाकिस्तान वाज लिटरली ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग येट अनदर सीरीज एट होम. इनफैक्ट पाकिस्तान न्यूजीलैंड से अपने दोनों टेस्ट मैचेस हारता. उसमें किस खिलाड़ी ने परफॉर्म किया था? इट वाज यार द लोन बैटल दैट सरफराज फॉट. अब मैं तो ये देखें, अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग कहीं से मुझे वो क्लिप अगर मिल जाए जिस वक्त पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो मैंने तो पाकिस्तान की टीम में 2 खिलाड़ी रखे थे. यहाँ मैंने कहा था यार सरफराज और रिजवान दोनों की जगह बनाए, बिकॉज रिजवान ऑन द अप अच्छा खेलने वाला प्लेयर है, इन कंडीशंस में अच्छा खेलता है. क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि इन दोनों खिलाड़ियों को हम एक साथ टीम में जो है वो शामिल कर सकें? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेरी यूजफुल. ये जो हम एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों को बना लेते हैं ना कि एक खेलेगा दूसरा नहीं खेलेगा, वन कैन प्ले एज अ बैट्समैन, एज अ फुल टाइम बैट्समैन. ये भी याद रहे कि इसी सरफराज अहमद की जो है वो हमने कैटेगरी को D से B किया था राइट बिफोर दिस, राइट ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप. अब हसन अली और फहीम अशरफ मुझे ऑनेस्टली नहीं पता. आई एम सॉरी यार, थोड़ा लंबा मैंने टाइम ले लिया इसमें, लेकिन ये कंपैरिजन बनता कैसे है यार? आई मीन फहीम तो आपको पता है सिर्फ इस वजह से चल रहा था पाकिस्तान टीम में कि हमारे पास कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं था, लेकिन आमिर जमाल ने आके अपनी क्लास बताई और बताया कि यार मियाँ साहब के साथ तस्वीरें खिंचवाने से बेहतर है कि आप परफॉर्मेंस अपनी जो है ना वो अच्छी रखा करें. और हसन अली सिर्फ इस वजह से टीम में आ जाता है बिकॉज हमारे पास कमबख्त कोई 3 फास्ट बॉलर कभी फिट हो ही नहीं रहे इतने दिनों से, तो एंड में आके कौन रह जाता है? ये इंजर्ड भी नहीं होता है. ये हसन अली खैर माशाल्लाह इंजरी से जब वापस आया है, काफी इसका भी लंबा इंजरी, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि हसन अली इंजरी के बाद हैज नेवर बीन द सेम बॉलर, और वो उसकी स्पीड भी कोई तकरीबन 10-15 किलोमीटर वगैरह कम हो गई है. सो फहीम और हसन अली पे शायद मैं अग्री कर जाऊं, लेकिन यार ऐसी किस्मतें लेकर आए माशाल्लाह, ये लोग माशाल्लाह ऐसी किस्मतें लेकर आए हैं कि दोबारा टीम में जगह बनाने में ये कहीं ना कहीं से कामयाब हो ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग की मेमोरी सीरियसली स्पीकिंग बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है यार. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच हमेशा की तरह आप कुरानी आयत हमारे साथ शेयर की आपने. या अल्लाह मुझे उस दिन रुस्वा ना करना जिस दिन लोगों को दोबारा जिंदा किया जाएगा. सूरह शुअरा की ये आयत है जो आपने हमारे साथ शेयर की. थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह मेरे दोस्त फहीम. और इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब का मैसेज हम एक शामिल कर चुके हैं. अभी आगे आपका एक और मैसेज डेफिनेटली आया होगा, वो हम शामिल करेंगे. मैं इसलिए यहाँ पे रुक रहा हूँ बिकॉज 7:31 हो चुके हैं, मुझे एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है. तकरीबन 2 मिनट का है ये ब्रेक और आपसे हम मिलेंगे इसके बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और if you wish to participate in the program आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag Sunrise with Adil.
वैसे यार क्या सीन है पंजाब में, स्कूल्स वगैरह फेडरल में खुल गए हैं या इनमें छुट्टियों में मजीद इजाफा कर दिया गया है? डू लेट मी नो, बिकॉज आई थिंक कराची में और सिंध में तो आई थिंक आज तमाम स्कूल्स, जो स्कूल्स नहीं भी खुले थे वो आप आज से खुल गए हैं, और कोई छुट्टी अब बंद करने की कोई वजह भी नहीं बनती है, कोई सर्दी वर्दी तो यहाँ से खास पड़ नहीं रही है. बट डू लेट मी नो व्हाट्स द सीन अप कंट्री, व्हाट अबाउट पेशावर एंड ऑल. सो या Alright, 7:38 is the time. Sunrise show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, क्या सीन है, क्या सीन है? होए होए, अशफाक जंजोआ साहब ने तो बड़ी वर्किंग की है भाई, बड़ी वर्किंग की है. आप कहते हैं प्लीज सी द ट्रेंड ऑफ द पेसर्स चैलेंज. On one side, we can say that the number of participants is not increasing, but it's heartening to see that people completing challenge has increased. Increased physical activity of the participant. Credit to you, Adil. Thank you so much. आपने तो पूरा का पूरा एनालिसिस किया है, बड़ा कमाल, जबरदस्त. February 23 को 252 लोगों ने इस जो है वो चैलेंज में हिस्सा लिया था, और दिसंबर 23 को 154 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है. बट द नंबर ऑफ पीपल हु कंप्लीटेड द चैलेंज, ओह नाउ दिस इज अमेजिंग. यानी फरवरी 2023 में ओनली 5% ऑफ द पीपल हु टुक पार्ट इन दिस चैलेंज दे कंप्लीटेड इट. बट दिसंबर में 27% ऑफ द पीपल हु टुक पार्ट इन दिस चैलेंज एक्चुअली कंप्लीटेड इट. सो दैट इज सो कूल. यस आई नो, मेरे अंदर का जो नंबर्स देखने वाला एक मैनेजर एक जमाने में हुआ करता था, वो इसके और बहुत सारे कट्स देखना चाहेगा. बट स्टिल आई थिंक दिस इज, कहते हैं ना कि जी एक बर्ड्स आई व्यू से ये एक बहुत अच्छी बात है. दिस इज द बेस्ट मंथ दैट वी हैड, दिसंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कंप्लीटिंग द चैलेंज. वेल डन टू यू ऑल, वेल डन, जबरदस्त, क्या बात है यार. आई एम सो हैप्पी टू सी दिस, माशाल्लाह. बस इसको अपनी आदत का हिस्सा बनाइए. जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इसको एक अपने डेली रूटीन मामूल का हिस्सा बनाइए, और आपको उसके लिए कोई पेसर्स चैलेंज का जो है उसकी जरूरत नहीं होगी. वंस इट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, कीप इट अप. ऑलराइट, जावेद साहब ने खबर शेयर किया. कोर्ट डील्स ब्लो टू अर्जेंटाइन लीडर मिलेई, प्लान फॉर लेबर रिफॉर्म. खावियर मिलेई, इनके लिए काफी मुश्किल क्रिएट, और इनके असल में जो प्लान है ना वो इतना रेडिकल है, इतना आसान नहीं है. देखिए जी, अर्जेंटीना हैज अ हिस्ट्री ऑफ सोशलिस्ट, कहना चाहिए कि उनकी जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसमें सोशलिज्म का बड़ा गलबा रहा है, और लोगों को बड़ी प्रोटेक्शन, एम्प्लॉइज को प्रोटेक्शन, लेबर को प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें हैं. लेकिन जो एक बात मानने की और वो समझने की है कि अक्सर बिजनेस की ग्रोथ में इतनी सारी रेगुलेशंस आ जाती हैं, इतनी रेगुलेशंस आ जाती हैं कि आपकी बिजनेसेस की ग्रोथ जो है वो शदीद मुतासर होती है. तो अक्सर ये बात की जाती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस में काम करने में आसानी की जाए. तो जितने ये लिबर्टेरियन या जितने ये राइट विंग के इकोनॉमिक सोच रखने वाले लीडरान होते हैं, दाएं बाजू की सोच रखने वाले जो हैं, माशी सोच रखने वाले, वो करते यही हैं कि वो लोगों के लिए, बिजनेसमैन के लिए आसानियां पैदा करते हैं, जिसके लिए वो ये जितनी रेगुलेशंस हैं उन्हें कम से कम कर देते हैं. और अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी जो है वो इस तरीकाकार को जो है वो उसके थ्रू मुल्क को चलाती है. और जापान में शिंजो आबे उनके प्राइम मिनिस्टर, आन जहानी प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि इस मामले में काफ़ी शोहरत रखते थे और उन्होंने जापानीज इकोनॉमी को काफ़ी इस्तेहकाम भी बख्शा था. लेकिन खावियर मिलेई इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फौरन चाह रहे हैं, उनको इतने आराम से मिलेगा नहीं. और ये भी बात याद रहे दैट मिस्टर मिलेई जो हैं, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना, और जिस तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी पर से नहीं है, इसलिए इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है खास इन द असेंबली, जो असेंबली है. बिकॉज प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं होता, उसके साथ एक असेंबली भी होती है, और सारी कानून साजी जो है वो एक्चुअली असेंबली में हो रही होती है. जैसे अमेरिका में आपको पता है कि प्रेसिडेंट तो जो बाइडन है, लेकिन वहां पे कांग्रेस भी मौजूद है, और कांग्रेस में सेनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. हम काफी दफा ये बात कर चुके हैं, और आपको ये बात पता भी होगी ना कि इसराइल को जो पैसे इनको देने थे वो अब नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज उनकी जो कांग्रेस है वो इसको अप्रूव नहीं कर रही है. इसलिए फिर प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने पड़ते हैं, जिसकी एक सर्टन जो है उसका एक सर्टन टर्म होता है और टाइम पीरियड जो है वो होता है. सो या चलें जी, और क्या सीन है. एमी अली कहते हैं, खैरियत मिलती रहे यूं रिश्ता इस्तवार रखे.
रखे न प्यार मगर राब्ता तो यार रखे, ये कैसा खेल है देखो उसके हाथ लगा, वो जब चाहे जितना चाहे बेकरार रखे. एमी अली, क्या बात है भाई, खुश रहें. थैंक यू सो मच एज ऑलवेज. एफ के न्याजी कहते हैं भाई कल फिर शार्क मछली केबल खा गई इंटरनेट का. पता नहीं यार, ये यार अब मैं काश मेरे आपने मुझसे एक सवाल पूछा है कि ये हरकतें क्यों हो रही हैं, मेरे पास काश इसका कोई जवाब होता. बिकॉज जो बात है ना, जो बात समझ में नहीं आ रही है, वो ये समझ में नहीं आ रही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अबे वो फिर फर्क पड़े ना, अबे इंटरनेट शट डाउन हो गया, गेम ओवर, तेरी खल्लास, गेम बिल्कुल एकदम फिनिश. ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा ना यार. इट्स नॉट हेल्पिंग. आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं ये. और वो हमारे जो एक देसी स्टीव जॉब्स अभी हमें कुछ खुशखबरियां सुना रहे थे, पेपैल आ रहा है तो फलाना आ रहा है तो ये आ रहा है तो धमाका आ रहा है, लेकिन क्या कह सकते हैं यार. चलो जी आगे बढ़ते हैं. बिलाल अहमद कहते हैं बांग्लादेश क्रिकेट कैप्टन शकीब उल हसन विन पार्लियामेंट सीट विद लैंडस्लाइड विक्ट्री. जाहिर है कोई मुकाबले में तो कोई था ही नहीं, तो फिर लैंडस्लाइड ही होनी थी विक्ट्री इनकी. और ये इनका इलेक्शन बांग्लादेश के हो गए भाई. और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि शी हैज वन हर फोर्थ टर्म. शेख हसीना वाजिद जो हैं वो अपने एक बार फिर से इलेक्शंस जीतने में कामयाब हो गई हैं. और तो उनके कहते हैं कि जी अब अच्छा इस बार इन्होंने जो है ना वो ज्यादा बेमांटी नहीं की इन्होंने इस बार ना, वरना तो ये 90% सीट जीत जाती थी, इतने % सीट जीत जाया करती थी. इस बार गेम काफी डिफरेंट है और 152 सीटें जीतने में कामयाब हुई हैं वो और उनके एलाइज इन 300 पार्लियामेंट्री सीट्स दैट वर कंटेस्टेड. आपको ये बात भी पता होगी कि जो इनकी मेन ऑपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसके अलावा जमात इस्लामी, इन लोगों ने इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया था. उन्होंने इस इलेक्शन को शैम करार दिया है, इसको जाली इलेक्शन जो है वो करार दिया है. और मैस अरेस्ट हुए थे उनके लीडर्स के और सपोर्टर्स के. पिछले कई महीनों से ये सिलसिला जो है वो ये जारी था. ऑफिशियल फिगर्स का ये कहना है कि बांग्लादेश में जो वोटर्स टर्न आउट हुआ है वो जस्ट 40%, सिर्फ 40% लोग जो है वो वोट देने निकले हैं. सो मैं बांग्लादेश की अभी रिसेंट टाइम्स की इलेक्टोरल हिस्ट्री जो है वो मैं पढ़ रहा था और वो पढ़ के मैंने देखा दैट इन द 2009 इलेक्शंस, जिसके बारे में कहा जाता है कि बांग्लादेश की ये तारीख का आखिरी फेयर इलेक्शन था, ये एक आखिरी ओके इलेक्शन था कि यार ठीक है सही इलेक्शन हुआ है. द टर्न आउट वॉज 80%. वाओ, आई मीन दिस इज सो कूल. आई मीन हम पाकिस्तानियों के लिए भी एक काफी एस्पिरेशनल बात होनी चाहिए दैट 2009 के बांग्लादेश के इलेक्शन में 80% ऑफ बांग्लादेशी वोटर्स एक्चुअली दे केम आउट एंड दे वोटेड. सो wow, so cool man. What if 80% Pakistanis come out this time and vote? Ooh, imagine. इतना हमारे पास टाइम ही नहीं है मेरे ख्याल से. हमारे जो आपको पता है कि इस बार ना कोई वो होगा कि भाई लाइनें इतनी लंबी थी लोगों की कि हमने जो है वो टाइम एक्स्ट्रा दे दिया, 1 घंटा दे दिया, 2 घंटे दे दिए. इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला बिकॉज 5 बजे इलेक्शन खत्म होंगे एंड गेम ओवर. अल्लाह जाओ बेटा 5 बजे तक का टाइम था, बेटा टाइम खत्म हो गया है, अब आप वापस जाएं. सो इसलिए यू नो व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू डू, यू ट्राई टू बी द फर्स्ट वन टू गो आउट एंड वोट. बिकॉज व्हाई आई एम सेइंग दैट, टुडे इज द 8th of January और हमारे काजी उल क़ज़ा जनाब काजी फाइज़ साहब के मुताबिक जो हमारे पत्थर पे लकीर इलेक्शंस हैं वो कब होने वाले हैं? 8th of February, which is exactly 1 month away. वाह क्या सीन है. चलें जब आपको हम ले चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद, छोटा सा ब्रेक है, वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 7:53 is the time. Sunrise show में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड so alright 53 ओके चलें जी. किसका मैसेज आया भाई? ओके वानिया का मैसेज आया है. टुडे इज द लास्ट डे ऑफ विंटर वेकेशन एंड फ्रॉम टुमारो आई विल गो टू सिटी स्कूल PF चैप्टर. जनवरी इज माय बर्थडे मंथ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. वैसे बात तो वानिया तुमने ठीक की है. अब जो जिस महीने में आप पैदा हुए होते हैं ना, उस महीने के साथ एक उनसियत, मोहब्बत, अपनाइयत पैदा हो जाती है. अगस्त फॉर मी नॉट जस्ट बिकॉज मेरी सालगिरह का मंथ है, बट इट इज द सालगिरह का मंथ ऑफ माय बिलव्ड पाकिस्तान एज वेल. सो इतना अच्छा महीना है जिसमें मेरी
पैदाइश है। मैं काफी दफे बता चुका हूँ, जब मैं छोटा था तो मुझे अपनी पैदाइश का महीना पसंद नहीं था, और अगर मेरे पास इख्तियार होता तो मैं बोलता कि नहीं यार को जून वून में रखें, क्योंकि आपके उस वक्त बचपन में कैलेंडर स्कूल की छुट्टियों के साथ चला करता था ना, तो फिर जून का मतलब है कि छुट्टियां शुरू हो रही हैं, अगस्त का मतलब है छुट्टियां खत्म हो रही हैं. बट देन यू रियलाइज दैट इट्स जस्ट अ टेम्परेरी फेज. आई मीन अगस्त इज अ गुड मंथ टू हैव योर बर्थडे, नो डाउट. चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है. अभी अखबारात की शायद सुर्खियों पर नजर डालते हैं. वॉच डॉग अश्योर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ फेयर प्ले अहेड ऑफ पोल्स. इनका कहना यह है, वॉच डॉग हमारे यहाँ कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपना जवाब जमा करा दिया लेवल प्लेइंग फील्ड वाले पीटीआई के केस में. और उनका कहना यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने के इल्जामात बेबुनियाद. पीटीआई के 76% कागजात मंजूर हुए हैं. कौमी असेंबली के लिए 843 में से 598 कागजात मंजूर और 245 मुस्तरद हुए. पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात भी की गई. जवाब के मंदराजात, ये लिखना है जंग का, और डॉन की तो लीड मैंने थोड़ी देर पहले शामिल कर ली थी. लेकिन जो इसमें इंटरेस्टिंग बात पैदा होती है, और जाहिर है काजी फैज जैसा तो पीटीआई वाले जो भी जवाब देंगे उसको बिल्कुल रबिश कर देंगे और रिडिक्यूल कर देंगे, वो तो हम देख ही रहे हैं जो उनकी लाइव परफॉर्मेंस चल रही है. लेकिन एक कंपैरिजन जरा बताएं ना कि जनाबे वाला नून लीग के कितने पेपर्स एक्सेप्ट हुए और कितने रिजेक्ट हुए, पीटीआई पीपल्स पार्टी के कितने पेपर्स रिजेक्ट और जो है वो एक्सेप्ट हुए. और तो कोई पार्टी खैर काबिल जिक्र पाकिस्तान में है नहीं, क्योंकि सैंपल साइज बहुत छोटा हो जाता है. फिर अगर मैं एमक्यूएम वगैरह और JUIF और GDA टाइप अगर इंक्लूड करना शुरू कर दूं तो या दिस इज दी थॉट. देखते हैं पीटीआई इस बात को किस तरह डिफेंड करती है. उनका ये कहना है जी हमने तो इलेक्शन कमीशन कह रही है हमने तो कोई जिस मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है प्रोवाइड की हुई. आगे बढ़ते हैं जी. फजलुर रहमान के में काबुल से अफगान हुक्काम से अहम मुलाकात. नाइब वजीर आजम मौलवी कबीर से मुलाकात. दौरा मस्बत असरात तब करेगा वजीर खारजा अमीर मुत्तकी. और इसके अलावा पाकिस्तान की अहम मजहबी शख्सियत को इंसदार दहशतगर्दी इक़दामात से आगाह करेंगे. अफगान हुक्काम का ये कहना है. दौरा निजी है, ओहदेदार दफ्तर खारजा का ये कहना है. पाकिस्तान TTP के मामले में सरबरा JUIF का असर रसूख इस्तेमाल कर सकता है, मुबस्सिरीन का ये कहना है. बहरहाल ये मुझे कोई सेंस इस मामले में बन रही नहीं है. और ये जो निजी दौरे पे काबुल गए हैं मौलाना फजलुर रहमान, क्या चीज़ हमारे लिए लेकर आएंगे, लेट्स सी. तो ये बेसिकली आप देख लेंगे पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके टूल्स ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान से डिप्लोमेसी करवाएंगे. तो आगे बढ़ते हैं. सिलेक्ट अच्छा जी, और क्या सिलसिला है. सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे की अफवाहें, सेहत खराब. तर्जुमान का ये कहना है. वजीर इत्तलात कहते हैं कोई बुरान नहीं है. वैसे यार वजीर इत्तलात का तो जो सीन हुआ है इस वीकेंड पे यार, यानी सीरियसली, अबे भाई अब डिफेंड नहीं कर सकते अपने आप को, जाकर जो बैठ क्यों जाते हैं टीवी पे. सीरियसली यार, और शहजाद इकबाल वाला प्रोग्राम तो वो तो आप लोगों ने देख लिया. बल्कि मैं कल अपने यूट्यूब में ये बोल भी रहा था कि नादिया नकी, जो हमें पता है कि जरा कोई पीटीआई से कोई इतनी खुश नहीं दिखती आमतौर से, उन्होंने भी जो है वो वहां पे तो उन्होंने तो लिटरली लाजवाब सा कर दिया था. क्योंकि ज़ाहिर है इनका मुकदमा बड़ा वीक है ना, केस बहुत वीक है जो वो ये बात कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट के हवाले से. सो बिकॉज अपने आप को ही एक्सपोज कर बैठे. आपने देखा ये जो मौसूफ सोलंगी साई हैं. आगे बढ़ते हैं जी, और क्या सीन है. मुल्क भर में पीटीआई की वर्चुअल फंड रेजिंग टेलीथॉन. इसमें कुछ इंटरनेट के बारे में आज खबर आई हुई है, ये मैं देख रहा हूँ जरा, पता नहीं. चलें जी. फजलुर रहमान कहना है इलेक्शन इल्तिवा की सेनेट करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायीद है. इलेक्शन से भागने वाले नहीं है, हालात की संगीनी का अदराक किया जाए. बहरहाल यार मैं तो कहता हूँ जो इन 13 के 13 सेनेटर्स को बुलाया जाए, चेयरमैन सेनेट को बुलाया जाए. ये काजी फाइज ईसा तो ऐसी उनकी क्लास लेनी चाहिए ना, जिस तरह आप देख रहे हैं ना कि वो मसनद पे बैठे होते हैं बादशाह सलामत की तरह, और फिर वो अपने जुमले पास कर रहे होते हैं. आई थिंक दीज पीपल, ये मौलाना फजलुर रहमान को ही बुलाया जाए कि आपने किस तरह सपोर्ट किया इस बात को. लेट्स सी. कागजात नामजद की मुस्तरद किए जाने के खिलाफ इमरान की अपील पर फैसला महफूज 10 जनवरी को सुनाया जाएगा. मरियम नवाज, अली मोहम्मद खान, शेख इम्तियाज, ताहिर तूर, असलम इकबाल, तमीना दौलताना को इलेक्शन लड़ने की इजाजत. हमाद अजहर और सनम जावेद आउट हो गए हैं. इसके अलावा रुपए की कीमत में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में बड़ी कमी की पेशगोई. ओए हो, ये जंग अखबार का लिखना है तो आप सोच सकते हैं. पाकिस्तान में करेंसी मार्केट से वाबस्ता लोगों ने, अभी मलिक बोस्तान का कहीं बयान ना आ गया उसमें, लेकिन खैर चलें जी. मुशाहिर हुसैन ने मशवरा दिया है नवाज शरीफ सदर बन जाए. कायद नून लीग बादशाह आदमी है, वो न्यूक्लियर और सीपैक जैसे दबंग फैसले करते हैं. वाह वाह वाह, क्या बात है जनाब. आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है.
डॉन को देखते हैं. इन काबुल, अच्छा फैज पढ़ लिया हमने. 4 killed in Kurram passenger van attack. इसके अलावा पाकिस्तान steps up surveillance in Arabian Sea. Navy says aerial monitoring increase. Ships patrolling global shipping lanes. Okay. Jordan presses US on Gaza ceasefire. Blinken assures King Abdullah Washington opposes displacement of Palestinians. Okay. इसके अलावा आज डॉन ने अपनी ये खबर साइट पे बनाई हुई है और उसमें लिखा हुआ है, इज MQM पाकिस्तान mulling poll boycott? Will MQM Pakistan boycott February 8 polls? The question arises after party convener Khalid Maqbool Siddiqui mainly perturbed at the alleged support to PPP from election authorities and certain quarters, hinted at the possibility during a recent address to the workers. पता नहीं यार, अगर MQM बॉयकॉट करने लगी तो फिर तो इन इलेक्शंस की कोई क्रेडिबिलिटी रहेगी नहीं मेरे ख्याल से, बिकॉज वो तो 12-13 सीटें जीतने वाले थे कराची से. लेकिन वैसे इनकी बेहतरी इसी में ये बॉयकॉट करें. अगर कोई कराची में तुक्के में 50-60% भी फेयर इलेक्शन होगा, इनका तो हालात बुरे हैं. इन लोगों को पता नहीं, ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है या क्या सीन है. लेकिन चौधरी निसार कहते हैं 8 फरवरी को किसी को डाका डालने नहीं देंगे. वाह क्या बात है. ट्रंप की बढ़ती हुई मकबूलियत से परेशान, सदर बाइडन से मुलाकात. हाँ, अमेरिकी इलेक्शन पे बात करेंगे यार. काफी दिनों से अमेरिकी इलेक्शन पे हमने कुछ बात नहीं किया, लेकिन अभी फिलहाल हमें कमर्शियल्स इश्तिहारात की जानिब बढ़ना है और उसके बाद वापस आके प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलें जी जरा क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं. नेचुरली वी ऑल नो दैट पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जब हम बात कर रहे थे फ्राइडे को, हम जब बात कर रहे थे तो कुछ उम्मीद जागी थी. पाकिस्तान मैच में था जो कुछ, तब तो इतनी पुरानी सी बात लगती है, वाकई 3 दिन ही हुए हैं लेकिन इतनी पुरानी बात लगती है. लेकिन बहरहाल सीरीज हार गया पाकिस्तान एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आई मीन 67-7 से फिर ये मैच जीतना तो पाकिस्तान के लिए पॉसिबल था ही नहीं. व्हाट अ रिमार्केबल कमबैक दैट वाज बाय पाकिस्तान. 10 रन पे ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 5 खिलाड़ी पाकिस्तान ने आउट किए थे. बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया था पाकिस्तानी बॉलर, स्पेशली आमिर जमाल ने, हु वाज एडजज्ड मैन ऑफ द मैच एज वेल. लेकिन उसके अलावा कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं. पाकिस्तान ने जब दूसरी बार बैटिंग की तो फिर बिल्कुल जैसे कहना चाहिए रेत की दीवार जो है पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप जो है वो साबित हुई. थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स साइम अयूब ने शो की. आई थिंक जितनी देर भी साइम क्रीज पर मौजूद थे, इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग टाइम. फिर उसके बाद रिजवान ने कुछ रन्स जो हैं वो जरूर कंट्रीब्यूट किए थे, बट अदर देन दैट देयर वाज नथिंग वर्थ मेंशनिंग. सो 130 रन्स ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर पूरे किए. आप ये नहीं कह सकते कि पहले टेस्ट मैच की तरह इट वाज टोटल ऑस्ट्रेलियन डोमिनेशन. आई थिंक आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान कैन टेक सम हार्ट कि हमने कुछ एटलीस्ट फाइट जरूर की, मुकाबला जरूर किया. और आई थिंक कुछ स्टैट्स वगैरह भी यही बताते हैं कि पाकिस्तान वाज एक्चुअली लेट डाउन बाय देयर बैटिंग. और कुछ खिलाड़ियों से जिनसे हमें खास उम्मीद थी कि ये रन स्कोर करेंगे, जिसमें जाहिर है ऑफ कोर्स वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ रन्स फ्रॉम बाबर आजम. टोटल फेलियर फॉर बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में. एक काबिल जिक्र इनिंग भी बाबर ने नहीं खेली. हर इनिंग में लगता ऐसा था कि यार जब बाबर ने 15-16 रन बनाए, 20 रन बनाए, बंदा सेट हो गया, रन कर लेगा. नहीं, ठीक है जी. इमाम उल हक, ऑफ कोर्स वी नो वी कीप ड्रैगिंग इमाम इस तरह की कंडीशंस में, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा है हिज टेक्निक इज जस्ट नॉट गुड इनफ. बट देन फिर वही बात है कि आपके जो बाकी हमारे खिलाड़ी जो बेंचमार्क्स क्रिएट कर देते हैं उसमें तो फिर आपको इमाम उल हक जैसा बंदा हीरा लगना शुरू हो जाता है, अब्दुल्ला शफीक. बट आई थिंक मेरे लिए जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस टूर्नामेंट में थी, दैट वाज साउथ टूर्नामेंट, इस सीरीज में, दैट वाज साउथ शकील. आई एक्सपेक्टेड साउथ टू स्कोर एटलीस्ट 1 or 2 बिग इनिंग्स इन दिस इन द टूर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी में भी कामयाब नहीं हुए. I think the find of the series for Pakistan, in fact the silver lining of the series for Pakistan was Amir Jamal. और कुछ आर्ग्यू कर सकते हैं क्योंकि आमिर जमाल ने अपनी कुछ क्लब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में खेली है और अपनी वो जो क्लब क्रिकेट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेली है शायद उसी का इम्पैक्ट हो दैट परहैप्स ही न्यू द कंडीशंस बेटर. आमिर कोई बहुत एक्सप्रेस पेस वाले बॉलर नहीं है, लेकिन शायद इन कंडीशंस में उनको बॉलिंग कराने का अंदाजा हो कैसे करना है, क्या करना है. बट वेल डन टू हिम, नो डाउट. आई थिंक अपनी पोजीशन को सीमेंट किया है और बहुत सारे
यूजलेस क्रिकेटर्स का दरवाजा शायद आमिर ने वक्ती तौर से जो है वो बंद कर दिया. मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन खैर चलें जी. तो ये हो गया सिलसिला. पाकिस्तान के नए कप्तान शान मसूद ने जहां तक कप्तानी का ताल्लुक है तो अच्छी कप्तानी का मुजाहरा किया. जाहिर है आई थिंक आखिरी इनिंग में जिस तरह शान आउट हुए, इट रिमाइंडेड मी ऑफ द शान मसूद ऑफ 2013 एंड 14 जहां पे एक मौके पे उन्हें काफी चांसेस मिले लेकिन बाहर जाती हुई गेंदों को, आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, इससे बुरा, इससे गैर जिम्मेदाराना, इससे पैथेटिक शॉट क्या होगा. एक बिल्कुल फजूल सी गेंद हेजलवुड की जिसको बाहर जाते हुए उन्होंने जो है वो टच किया. छोड़ देते क्या फर्क. आई मीन मैं यही सोच रहा था, आई थिंक बाद में कमेंटेटर ने भी यही बात की और मैं ये सोच रहा था कि यार अगर ये बॉल खेल लेता तो शान मसूद उससे क्या हासिल कर लेता. ये बात मुझे समझ में नहीं आई. ना उसने कोई वो एक फुल ब्लडेड ड्राइव की थी, ना पता नहीं वो कुछ गली और स्लिप के दरमियान प्लेस करना चाह रहा था, करना क्या चाह रहा था मैं समझ में नहीं आया. लेकिन खैर चलें जी. तो ऑस्ट्रेलिया की एक और सीरीज, एक और वाइट वॉश जो पाकिस्तान की लूजिंग स्ट्रीक है वो 17 पे पहुंच गई है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. एंड फिलहाल रुकने का जो है ये नाम ले नहीं रही है और क्या कह सकते हैं जनाबे वाला, कहीं से कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही है इस मुल्क में. लेकिन आगे बढ़ते हैं. अब व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान. ज़ाहिर है पाकिस्तान टीम आज रवाना हो जाएगी न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड में पाकिस्तान जो है वो एक 5 T20 मैचेस की सीरीज जो है वो खेलेगी. और ज़ाहिर है पाकिस्तान की T20, अब आप ये जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के आगाज में 6 महीने का टाइम रह गया है और उसके लिए ज़ाहिर है ये सीरीज दोनों टीमों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है. इसलिए किसी ने किसी को कोई रेस्ट वेस्ट नहीं दिया एंड ऑल. हमें ये बात भी पता है कि न्यूजीलैंड अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ जो है वो इस सीरीज में खेल रहा है. इनके बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं बांग्लादेश वाली सीरीज में अवेलेबल नहीं थे. अब वो डेवॉन कॉनवे हो, लॉकी फर्गसन हो, मैट हेनरी हो और कप्तान केन विलियमसन जो कि एक मैच में अवेलेबल नहीं होंगे लेकिन बाकी चार मैचेस में जो है वो एक्शन में नजर आएंगे. सो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस सीरीज का आगाज ईडन पार्क ऑकलैंड से होगा जहां पे पहला मैच 12 जनवरी को खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक. ये मैच दोपहर 12:10 पे जो है, इट्स अ प्रीटी कंफर्टेबल टाइम यार पाकिस्तानियों के लिए भी. 12:10 पे ये मैच खेला जाएगा. दूसरा मैच इतवार को होना है जो 12:10 पे खेला जाएगा. वेडनेसडे को फिर तीसरा मैच होना है 17 तारीख को जो कि सुबह के 6 बजे खेला जाएगा. वाओ. और फिर उसके बाद फ्राइडे को मैच होगा जो कि दोपहर को 12:10 पे खेला जाएगा. और फिर अगले इतवार को आखिरी मैच होगा जो कि सुबह के 6 बजे खेला जाएगा. सो अगर आप मुझसे पूछें अदील व्हाट इज योर प्रेडिक्शन, अदील भाई व्हाट इज योर प्रेडिक्शन अबाउट द सीरीज, आई थिंक न्यूजीलैंड विनिंग दिस 4-1. आई एम सॉरी गाइस, मैं ऐसा हूं नहीं लेकिन हालात ने ऐसा बना दिया है मुझे यार. चलें जी, ये हो गई बात क्रिकेट की. अच्छा जी, इसके अलावा और क्या क्रिकेट हो रही है. जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान आज ओडीआई मैच. अरे ओडीआई मैच क्यों खेल रहे हैं, ओडीआई कौन खेल रहा है आजकल यार. लेकिन खैर चलें ठीक है जी, वो दोनों टीमें आपस में एक दूसरे के एक्शन में होंगी. इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि अब से कुछ दिनों बाद टेस्ट क्रिकेट, यस इंडिया और इंग्लैंड जो है ऑफ कोर्स ये सीरीज अभी होनी है. ये भी अच्छी मजेदार सीरीज होगी. इंग्लैंड इज ट्रैवलिंग टू इंडिया एंड या शुड बी अ क्रैकर ऑफ अ सीरीज. देखते हैं किस तरह की विकेट जो है वो इंडिया बनाता है. ऑलराइट, फुटबॉल के हवाले से बात करते हैं. एफए कप के मैचेस इस वीकेंड पे खेले गए. वेरी सैड रिजल्ट फॉर आर्सेनल. 2-0 से उनको अपने होम ग्राउंड पे कल नाकामी का सामना करना पड़ा. रिजल्ट हरगिज ये बात नहीं बताता इफ आर्सेनल वर नॉट अ गुड साइड. लेकिन यस आई थिंक वो जो एक लैक ऑफ एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है, कल एक बार फिर से आर्सेनल को इस चीज की कमी जो है वो महसूस हुई. एक तो मुझे यार ये स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती है जो सेकंड स्ट्रिंग प्लेयर्स को ला के खिला दिया जाता है इन द स्टार्टिंग. अब रीस नेल्सन है, वो रीस नेल्सन नहीं है यार इस लेवल का प्लेयर. आई मीन जो उसको शुरू में चांसेस मिले, आई मीन सीरियसली द फर्स्ट हाफ वाज एब्सोल्यूट डोमिनेशन बाय आर्सेनल. और जिस तरह के उनके मौके उन लोगों ने मिस किए, मैं तो उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि ये मैच आर्सेनल हारेगा. और यही जो चांसेस आर्सेनल अभी मिस कर रहा है, यही इसका जो है उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा. और ऐसे ही हुआ. 80वें मिनट में किव्योर का एक ओन गोल हुआ एंड ऑफ कोर्स उसके बाद आपको पता है कि जब 80 मिनट में गोल हो तो फिर व्हाट डू यू डू एज अ टीम, यू गो ऑल आउट और फिर एक बहुत हाई बेस लाइन के साथ आप खेलते हैं एंड देन देयर इज एवरी प्रोबेबिलिटी दैट यू वुड कंसीड अनदर गोल. तो ऐसा ही हुआ कि आर्सेनल ने फिर एक और गोल कंसीड किया इन द इंजरी टाइम एंड दैट वाज इट. सो दे आर आउट ऑफ द एफए कप येट अगेन.
आई थिंक लगातार दूसरे सीजन में ऐसा हुआ है कि राउंड 3 से आर्सेनल जो है वो बाहर हुआ है. सो लिवरपूल के लिए दिस इज अ गुड विन बिकॉज ऐसा लग रहा था इवन दो आर्सेनल ने बिल्कुल टक्कर का मैच, बल्कि मैं तो कहूँ टक्कर क्या, बल्कि आई थिंक उन्होंने स्टैटिस्टिकली बेहतर मैच खेला अगेंस्ट लिवरपूल, लेकिन या आई थिंक वो जो एक जीत जो है वो आर्सेनल के लिए बहुत इलूसिव सी बन गई है. प्रीमियर लीग में बैक टू बैक 2 ऐसे मैचेस विद वेस्ट हैम यूनाइटेड और इसके अलावा फुलहैम इन्होंने हारे और अब ये FA कप से भी बाहर हो गए हैं. हाउ वुड द टीम कम बैक, दैट रिमेन्स टू बी सीन बिकॉज लिवरपूल और आर्सेनल जो है वो एक दूसरे के खिलाफ फिर सामने आने हैं. 4 फरवरी को जो है ये मैच होना है. तहम अगर बात की जाए प्रीमियर लीग की, सो ऑफ कोर्स इट्स एन इंटरनेशनल ब्रेक टाइम नाउ. क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट आर्सेनल एक्शन में होगा ऑन द 20th of January. और अगर लिवरपूल की बात की जाए तो ऑफ कोर्स दे विल बी इन एक्शन इन द EFL कप अगेंस्ट फुलहैम. लेकिन अगर इनके प्रीमियर लीग के मैचेस की बात की जाए सो दे विल बी ट्रैवलिंग टू बोर्नमouth ऑन संडे 21st of January. सो चलें जी, अभी मुझे बढ़ना है ब्रेक की जानिब, लेकिन उससे पहले जरा मैं ये ऐलान भी करता चलूं कि कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम 8 जनवरी से शुरू होगी, जिसमें 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे. पोलियो मुहिम सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में चलाई जाएगी. 14 जनवरी तक जारी मुहिम के दौरान वालिदैन बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं, क्योंकि माहौल में मौजूद पोलियो वायरस बच्चों के लिए खतरा है. कोशिश करें कि कोई भी 5 साल से कम उम्र का बच्चा पोलियो वैक्सीन से महरूम ना रहे, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है. आपको लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar. Good morning. ये दोस्तों प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया 8:22 हो चुके हैं एंड चलें जी, आप लोगों के मैसेजेस हम वहीं से शामिल करते हैं जहां से हमने सिलसिला जो है वो रोका था. कौन सा था आखिरी मैसेज, कौन सा था? और यस ओके, अच्छा नहीं, एक सेकंड. हाँ, शकीब और हसन पे हम रुके थे. ओके, हसन आसिफ तूर कहते हैं sometimes those who don't socialize much aren't actually anti-social. They just have no tolerance for drama and fake people. अच्छा चलें ठीक है, alright. हसान इसके अलावा कहते हैं, अच्छा हसान शेख भी हैं, तो एक हसन आसिफ हैं और हसान शेख नहीं है, मुझे पता है यार. कहते हैं average women smile 62 times a day. The average man smiles only 8 times. वाह या खवातीन जो हैं वो दिन में 62 दफा मुस्कुराती हैं एवरेज, और आदमी जो है वो दिन में 8 दफा मुस्कुरा रहा होता है. ऑलराइट, ठीक है, पॉइंट टेकन. दैट टेल्स यू अबाउट maybe the approach towards the life and all. I don't know man. चलें जी, सी काफी एक्सप्लेनेशन, बट who actually sits and note कितनी दफा मुस्कुराई तो कितनी दफा मुस्कुराई, कितनी दफा मुस्कुराई. चलें जी, ओके. और क्या सीन है? यूसुफ नवाब कहते हैं, हाँ भाई एक्स तुम चल रहे हो या चल बसे? नहीं चल रहा है, एक्स चल रहा है. अब तो खत्म हो गई थी ज़ाहिर है, वो जैसी ट्रांसमिशन खत्म हुई पाकिस्तान में इंटरनेट जो है वो भी ठीक तरीके से बहाल हो गया. शहजाद नियाज साहब, थैंक यू सो मच. आप जजारी हो गए सरफराज के जिक्र पर. नहीं यार, जवाद हमारे दोस्त हैं, ऐसी दोस्तों में तो ये आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं. जो लोग समझते हैं सरफराज का करियर खत्म हो गया उनको मुबारक हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि महज पर्थ टेस्ट में नाकामी की बुनियाद पर सरफराज का करियर खत्म करना एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी. ज्यादतियां होती रहती हैं हमारे यहाँ. सो या आगे बढ़ते हैं. उम्मे अमन वालेकुम अस्सलाम. एंड देन जीशान बेग कहते हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन रेलवे वर्कर रिजवान जवेद will be conferred with the prestigious Order of the British Empire MBE for saving 29 people from taking their own lives since 2015. Says his work with the Samaritans is the key. तो ये मुझे जो लग रहा है पढ़ने से डॉक्टर साहब, वो ऐसा लग रहा है कि ये जो पाकिस्तानी ओरिजिन बंदा है जिसका नाम रिजवान जवेद है, ये वहाँ का जो लंदन की जो ट्यूब है स्टेशन, वहाँ पे काम करता है और काफ़ी सारे लोगों को इसने जो है वो खुदकुशी करने से बचाया है. 29 पीपल ही हैज सेव्ड, बिकॉज ज़ाहिर है
इंसान जब डिप्रेशन का शिकार होता है तो उसको अपनी जिंदगी खत्म करनी होती है, और जिंदगी खत्म करने का एक तरीका ये भी होता है ना कि अपने आप को ट्रेन के आगे फेंक दो. तो इस बंदे ने जो है वो काफी सारे लोगों को बचाया है. सो वेल डन यार, जबरदस्त, माशाल्लाह. 29 people, brothers saved 29 lives in UK. अच्छा जी, जिस मीडिया पे मुशर्रफ ने डीरेगुलेट किया, आज वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कदगन लगाने पर डिस्कशन कर रहा है. पाकिस्तान में सोशल मीडिया बेलगाम क्यों है? अच्छा, ये जियो टीवी पे डिस्कशन हो रहा है, सोशल मीडिया बेलगाम क्यों है, हुकूमत सोशल मीडिया को कैसे रेगुलेट कर सकती है. वाह यार, आई एम प्रीटी श्योर ये उनका जो वो रिपोर्ट कार्ड टाइप प्रोग्राम होता है ना, जिसमें 5-6 मुफक्किर जो है बैठे हुए होते हैं, और अरे लोगों ने बड़े करियर बना लिए अपने सीरियसली उस प्रोग्राम में बैठ के. उसमें खातून रीमा उमर आती है. मैंने तो सुना है जी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लीगल एडवाइजर किसी केस के ऊपर जो है वो अपना अपॉइंट किया है. यानी हैरानी की बात होती है यार. मुझे नहीं पता कि रीमा की क्वालिफिकेशन क्या है अदर देन बीइंग अ जर्नलिस्ट. क्या शी अ लीगल एक्सपर्ट, क्या हार्वर्ड लॉ वगैरह से पढ़कर आई हैं, क्या किया है उन्होंने? हार्वर्ड लॉ से पढ़ के आई हैं तो फिर अखबार में तो कॉलम नहीं लिखेंगी वो, आई एम श्योर. तो वो प्रोग्राम आता है, उसमें मुझे नहीं पता कि लोगों ने क्या इस चीज़ के हवाले से बात की है. सोशल मीडिया नहीं रेगुलेट. देखो तरीका फिर यही है कि या तो आप अपना चाइना की तरह एक वॉल बना लें, एक फायर वॉल बना लें, उसके पीछे अपना मुल्क जो है वो आप पूरा चलाएं. आपको पता ना चाइना की एक सर्टन फायर वॉल है, वहाँ पे ये कोई भी चीज़ जो है ये ऑफिशियली लीगली आप यूज़ नहीं कर सकते, वेदर इट्स ट्विटर और इट्स व्हाट्सएप. तभी उनके अपने टूल्स हैं, वो वेबू है और वी चैट है और वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं. या तो हम वहाँ चले जाएं, लेकिन चाइना जैसा विशाल मुल्क और बड़ा मुल्क, दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी तो बन जाए, डॉट के बराबर तो हमारी औकात है दुनिया में. फिर हमारे पास जो मॉडल रह जाता है वो नॉर्थ कोरिया का रह जाता है कि सिर्फ मुल्क की जो खास एलीट है वो इंटरनेट इस्तेमाल करती है, उसके अलावा कोई भी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकता. तो इस तरह सोशल मीडिया रेगुलेट हो सकता है. जियो टीवी को अगर इतनी चिंता और इतनी परेशानी है इस चीज के हवाले से. शाहीन ताहिर, टू मच फॉग एंड सर्दी, एंजॉय एंजॉय. नासिर हुसैन साहब कहते हैं celebrated 13th birthday of our son Nofel Nasir on the 7th of January with the homemade pizza. अल्लाह नसीब अच्छे करे. भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. रिक्वेस्टिंग बर्थडे विश फ्रॉम यू. ऑलराइट सर, हैप्पी बर्थडे टू यू. और इसके अलावा कहते हैं LFC win made it more entertaining and reduced the pain of cricket loss. चलें जी, मुबारक हो आपको. नौफल को मेरी तरफ से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट यू हैव डन दैट यू रादर देन गोइंग आउट एंड वो अक्सर बच्चों को हम बड़े और चीज़ें कर रहे होते हैं, आप लोगों ने घर में जो है वो सेलिब्रेट किया. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट व्हाट मेक्स यू हैप्पी रादर देन हाउ मच मनी दैट यू स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर थिंग. सो नौफल माय फ्रेंड, वंडरफुल बर्थडे यू हैड एंड खुश रहो जी, जीते रहो. आगे बढ़ते हैं. गुड मॉर्निंग अदील भाई फ्रॉम ए टाउन, हाउस कराची. कराची इज फाइन एज ऑलवेज माय फ्रेंड. हारिस कहते हैं मुझे लगता है इस इलेक्शन में सारी जमातों और आजाद उम्मीदवारों ने इमरान खान का पोस्टर लगाकर ही इलेक्शन लड़ना है. चौधरी निसार अली खान और इमरान खान. अच्छा, मुझे नहीं पता कि चौधरी निसार, ये 17 सेकंड का क्लिप है, साबिर शाकिर ने शेयर किया हुआ है, उसमें चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं जरा सुन लेता हूं अभी इसमें. अशफाक जंजुआ कहते हैं बाबर आजम स्कोर कार्ड 21-14-1-41-26-23. व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, टुक स्टार्ट बट कुडंट गो बिग. पता नहीं जी, बस इनके जो फैंस हैं वो कहते हैं कि कौम ने बाबर आजम के साथ बड़ी ज्यादती की है, इसलिए बाबर जो है वो काफी दिल बर्दाश्ता हो गया है. सो एक एक्सप्लेनेशन इसकी ये भी है बाय द वे. अच्छा जी, सर अकबर कहते हैं वेल विमेन स्माइल मोर बिकॉज दे डोंट हैव वाइफ्स. गुड वन सर अकबर, बहुत आला, शाबाश. मैं इस पे फर्दर बात नहीं करूंगा, लेकिन ये इनकी तरफ से आया है कमेंट. ठीक है, चले जी. Alright, that was Junaid Bhai with the vital signs with the चेहरा मेरा था, परवीन शाकिर का कलाम. And hope you guys enjoy that. And why not? क्यों नहीं enjoy किया होगा आपने? Because अल्फाज भी इतने खूबसूरत और vital signs की क्या बात है. चलें जी, great. Okay, चलें जी, आगे बढ़ते हैं. आमिर, thank you so much. आमिर like that song. इसके अलावा फ़हीम अली खान कहते हैं bro, thanks, what a brilliant song by Junaid Bhai. Indeed. सैयद कलीम जाफरी साहब, thank you so much sir. इसके अलावा उमर फारूक कहते हैं पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद, आमीन. रिमेम्बरिंग सर जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ. क्या बात है जी. इसके अलावा जायदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होते दिखाई देते हैं? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं दिखाई देते. देखिए, ना मैं मौलाना फजलुर रहमान हूँ, ना मैं कोई सेनेटर हूँ कि मैं
बार बार ये बात करूं कि इलेक्शन 8 को ना हो और मैं काजी फाइज ईसा साहब के गुस्से से जो है वो अपने आप को शील्ड करने में कामयाब हो जाऊं. मैं एक आम सा छोटा सा अदना सा रेडियो प्रेजेंटर हूं. मेरी तो कोई औकात ही नहीं है इनके सामने, इसलिए मैं तो ये बात बोल भी नहीं सकता कि 8 फरवरी को मुझे इलेक्शंस होते दिखाई नहीं दे रहा है. लेकिन मुझे बिल्कुल इलेक्शंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज काजी साहब पहले ही बोल चुके हैं कि ये अब पत्थर पे लकीर जो है ये है बिल्कुल. चलें जी, इसके अलावा और क्या सीन है. अच्छा जी, लें जी, फ़हीम अली खान साहब नाराज हैं मुझसे कि मैं उनके मैसेजेस शामिल नहीं कर रहा प्रोग्राम में. यार वैसे आप ना थोड़ी सी हटा रहे हैं मेरी यहाँ पे, मैं आपको बताऊं, बट भाई हैं अब इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, वरना बहुत लंबी तकरीर मैं अभी करने वाला था. तो चलें आगे बढ़ते हैं. शैला वकास कहती हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग इंडीड, इट इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, नो डाउट अबाउट दैट. और इसके अलावा या चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या बात करनी है. हमने बोइंग 737 के हवाले से बात की थी. बांग्लादेश के इलेक्शन के हवाले से मैंने जरा तफसीलात मजीद हासिल की हैं, बिकॉज मुझे हैरत हो रही थी यार, इतने घटिया किस्म के धांधली शुदा इलेक्शंस. आई मीन लाइक कम ऑन, हम पाकिस्तानी बैठ के आजादाना इंतखाबात और जेन्युइन इंतखाबात करवाने वाली कौम इतने आराम से. मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी कि ये जो अवामी लीग है ये इतनी कम सीटें कैसे जीती है. लेकिन नहीं भाई, फिर मेरी तसी हो गई है. तसी क्या, मैंने खैर जाके थोड़ा सा चेक किया तो मुझे पता ही चला कि नहीं शेख हसीना वाजिद अपनी हरकतों से बाज थोड़ी आएंगी. तो भाई माशाल्लाह 222 सीटें जो है वो जीतने में कामयाब हुई हैं. और इसमें 222 जो वो सीटें जीती हैं वो बेसिकली जीती हैं कि जिसमें 285 सीटों के जो हैं वो रिजल्ट आए, उसमें से वो 222 सीटें जो है वो जीतने में कामयाब हुई हैं. अब आप पूछेंगे कि आखिर ये बाकी लोग कौन थे जो इनकी हिम्मत किनकी हुई कि वो सीट जीते. तो उनके बाद जो सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं वो आजाद उम्मीदवारों ने की हैं बलूचिस्तान, मेरा मतलब नहीं बांग्लादेश में. और आजाद उम्मीदवार बेसिकली वो हैं जिनको अवामी लीग के टिकट नहीं मिल पाए थे, लेकिन उनकी पार्टी ने उनको कहा था कि देखो यार, तुम अवामी लीग का तो टिकट हम एक सीट पे एक बंदे को दे सकते हैं, अब तुम ऐसा करो कि तुम आजाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा ले लो, हम तुम्हें वहां से जिता देंगे. अच्छा, इसमें जो है ना इन्होंने 11 सीटें जातीय पार्टी नामी एक पार्टी है जिसको मिली है. जातीय पार्टी जो है ये इनके एक मिलिट्री रूलर हुआ करते थे जिनका नाम था हुसैन मोहम्मद इरशाद, जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद. याद है यार, पहले 60 सरबराही कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, उसमें आया करते थे हुसैन मोहम्मद इरशाद. ये जनरल जियाउर रहमान जो थे, ये जो खालिदा जिया के जो हस्बैंड हैं जियाउर रहमान, उनके बाद ही बिकेम द मिलिट्री रूलर ऑफ बांग्लादेश. तो उनकी पार्टी थी जातीय पार्टी. अब हुसैन मोहम्मद इरशाद के इंतकाल को मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया, 5-6 साल हो गए मेरे ख्याल से. उनकी पार्टी लेकिन है जिसको 11 सीटें मिली हैं. उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया था बिकॉज वो हमेशा ट्रेडिशनली एलाइज रहे हैं अवामी लीग के. सो बहरहाल जी ये है सूरत हाल. बांग्लादेश के इलेक्शंस खत्म हो गए. अब इंटरनेशनल रिएक्शन इस पे आज जो है वो जाहिर आना शुरू होगा. और ये बात याद रहे जी, दिस इज बांग्लादेश में एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी जो है वो इलेक्शंस हुए थे, बट देन उसके बाद एक पॉलिटिकल टर्मोइल किसी सूरत हाल रही है. एंड देन बांग्लादेश फॉर 3 years हैड एन इंटरिम सेटअप. वहां पे मिलिट्री बैक्ड एक टेक्नोक्रेट सेटअप आया था. और कहते ये हैं कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक रिवाइवल और जो इकोनॉमिक उनके जो ग्रोथ, रिवाइवल तो नहीं कहूँगा, उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई थी उसमें बहुत बड़ा रोल वो जो 3 साल का उनका टेक्नोक्रेटिक सेटअप था उसकी वजह से था. तो सेट द फाउंडेशन फॉर दैट. और उन्होंने फिर उसके बाद मुल्क में इलेक्शंस कराए 2009 में. मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए भी कुछ लोगों को ना वो मॉडल एक बड़ा जबरदस्त लगता है, बिकॉज उस मॉडल को जहां मिलिट्री बैक कर रहा था, इट वाज टोटली बैक बाय द जुडिशरी ऑफ द कंट्री एज वेल. यानी उन्होंने जो है ना 3 साल, उन्होंने कहा यार 3 साल के लिए जरा खत्म करो ये डेमोक्रेसी वाली कहानी. और एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप आया था और जिसमें काफी टेक्नोक्रेट शामिल थे. और उन्होंने जो है ना फिर कहा कि यार लॉन्ग टर्म मुल्क की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या सिलसिला होगा. एंड दैट इज व्हेन दैट जो गवर्नमेंट्स में उन्होंने कहा यार हमारी यूएसपी लाइज देयर, दैट इट कुड बी आवर कंपैरेटिव एडवांटेज. और बाकी चीजों में हम पड़े रहेंगे तो शायद हम पीछे रह जाएंगे. दैट इज व्हाट दे फोकस्ड ऑन एंड ऑल. इसके अलावा उन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गोल्स वगैरह सेट करके दिए थे. एंड व्हाट फिर 2009 में इलेक्शंस हुए तो शायद कहा जाता है कि बांग्लादेश की तारीख के आखिरी निस्बतन आजादाना इंतखाबात हुए थे जिसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो शेख हसीना वाजिद ने हासिल की थी उनकी. और ये वो इलेक्शन था जिसमें सारी पार्टियों ने हिस्सा भी लिया था. सो जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी उसको शिकस्त हुई थी उसमें, और बदतरीन शिकस्त हुई थी. और अवामी लीग बहुत बड़े मैंडेट के साथ वो इलेक्शन जीत कर आई थी. बट देन दैट विक्ट्री, जैसे कहते हैं ना कि शायद शेख हसीना वाजिद के बिल्कुल दिमाग में चल गई. और पिछले 1 दहाई से, तकरीबन 1.5 दहाई से उन्होंने मुल्क को एक डिक्टेटोरियल फॉर्म से जो है वो चलाया है.
द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड द जुडिशरी हैज बीन टोटली बिहाइंड अस, वो उनको बैक करती रही है और उसका सिलसिला ये चला है कि अब वो एक बार फिर से इलेक्शन हुए और 5 साल के लिए वो फिर से वजीर आजम जो है वो इलेक्ट हो गई हैं और अब लेकिन फिर अब सिलसिला ये शुरू होता है कि इंटरनेशनल अब कम्युनिटी किस तरह रिएक्ट करती है, बिकॉज समहाउ थोड़ी सी बात सारे लोगों के लिए डिस्टर्बिंग सी भी बात थी कि ऐसा लग रहा है कि आजादाना हमारे खित्ते के लिए आजादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का जो बयानात का कोटा था वो वेस्टर्न पावर्स ने पूरा का पूरा बांग्लादेश पे एग्जॉस्ट कर दिया था। फिर उन्हें कोई और मुल्क में फिर कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि सीन हो क्या रहा है। सो अब हुआ ये कि अब वहां पे इलेक्शंस हो गए और हमें पता है कि ये शैम इलेक्शंस हुए हैं जिसमें कोई ऑपोजिशन पार्टी थी नहीं। बांग्लादेश की इकोनॉमिक सिचुएशन को इतनी अच्छी नहीं जा रही है। हमें पता है, मुझे पता है पाकिस्तान में बांग्लादेश को एक बड़ा एक स्पार्कलिंग स्टार के तौर से, एक सिंटिलेटिंग परफॉर्मर जो है वो दिखाया जाता है, लेकिन देयर इकोनॉमी हैज बीन स्ट्रगलिंग और ये शायद मैं अक्सर इस तरफ इशारा भी करता रहता हूँ। द ग्रोथ इन देयर एक्सपोर्ट्स हैव बीन मियर 2%। वी नो दैट उनकी एक सिंगल प्रोडक्ट इंडस्ट्री है विच इज द गारमेंट्स, विच इज वाई ये काफी वल्नरेबल जो है वो भी होते हैं और इनके जो ये इस वक्त IMF प्रोग्राम में है, इट हैज बीन एक्सपेंसिव, द इन्फ्लेशन हैज बीन 9% अराउंड, ऑफ कोर्स नथिंग लाइक 29% इन पाकिस्तान। यहाँ तो हमने तबाही फेर दी ज़ाहिर है पिछले 2 साल में इकोनॉमिक मैनेजमेंट में, लेकिन फिर भी उनके यहाँ 9% के करीब इन्फ्लेशन है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये इज दैट देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव बीन ड्रेनिंग रियली फास्ट। 43 अरब से कम होकर वो 20 अरब पे जो है वो आ गए हैं और ये काफी प्रेशर डाल रहा है उनके बांग्लादेशी टोका के ऊपर भी, जिसको एक सेमी फ्लोटिंग स्टेज में जो है वो इन्होंने रखा हुआ है। सो द थिंग्स हैव बीन टफ देयर। हाउएवर अब इंटरनेशनल क्या यूरोपियन यूनियन या अमेरिका जिस तरह के उन्होंने बयानात इलेक्शन से पहले दिए थे, तो आर दे गोइंग टू रियली फॉलो अप ऑन दैट? क्या वो उस पर फॉलो अप करेंगे और उन पे कुछ सैंक्शंस लगाएंगे आफ्टर दीज इलेक्शंस एंड ऑल? दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेट्स सी। अभी आपको हम लिए चलते हैं, इंजीनियर बाबू भी परेशान हो रहे हैं, आदिल भाई अब ब्रेक चला दें खुदा के लिए, तो चला देते हैं ब्रेक और मिलते हैं आपसे उसके बाद। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रोग्राम ट्यून किया। वी आर इनटू द लास्ट 5 minutes of today's program. Remember it's Monday today. I understand your state of mind, but चलें कोई बात नहीं, this too shall pass. All right, चलें जी। All right, अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि जरा बात कर लेते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी अभी चल रहा है। ओके चलें जी, जबरदस्त। उस पे फिर देख लेंगे जरा। शकीब वाज आल्सो कंटेस्टिंग, जीत गया भाई, शकीब जीत गया, अहमद अली साहब। और हिज एटीट्यूड ऑन द फील्ड एंड नाउ पॉलिटिक्स, क्या कॉम्बो है। वैसे बहुत ही बदतमीज खिलाड़ी है यार, मेरी काफी हटती है शकीब उल हसन से सीरियसली। इसके अलावा इनके दो ये सियासतदान बड़े ना, एक वो मुशरफी मुर्तजा था है, वो भी जीता होगा इलेक्शन, और शकीब उल हसन जो है वो भी बड़ी तादाद में जो है वो वोट लेने में कामयाब हो गया होगा फॉर श्योर। बल्कि अभी तो हाँ, अभी तो किसी ने शेयर भी किया है वो कुछ नंबर्स या स्टैट्स शेयर किए हैं किसी ने अबाउट दीज इलेक्शंस, जिसमें बताया ये है कि शेख हसीना वाजिद साहब ने शेयर किया है। शेख हसीना वाजिद गोपालगंज से 2,49,962 वोट लेकर कामयाब, मुखालिफ उम्मीदवार के सिर्फ 460 वोट। वाह। वैसे यार मेरे ख्याल से इनको चाहिए ये, इनके जो इलेक्शन कमीशन है वो ये जो 460 लोग हैं उनके घर बेचे अपने नुमाइंदे और उनसे मोहब्बत के साथ ये पूछे कि यार आपको शेख हसीना वाजिद को वोट करना था, आप कोई गलत जगह तो स्टैंप लगा कर नहीं आ गए। बिकॉज ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 लाख वटेवर हजार लोग ये वोट करें और सिर्फ 460 लोग जो है वो शेख हसीना वाजिद को वोट ना करें। इतनी ज्यादती तो मेरे ख्याल से बांग्लादेशी भाई बहन हमारे नहीं करेंगे उनके साथ। तो चलें जी। इसके अलावा उमैर अहमद कहते हैं इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन 8 Feb बट इट विल बी लाइक कराची मेयर इलेक्शन। देखो यार, कराची मेयर इलेक्शन में जो बहुत बड़ा पंगा हम कराची आइट्स ने किया था ना, वो किया था कि हम लोग वोट देने नहीं निकले थे। आपका भाई निकला था पूरी अपनी फैमिली के साथ, कराची आइट्स हम लोग जरा वोट देने निकले थे। 11-12% लोगों ने जो है ना वोट दिया था। जिस दिन हमने डिसाइड कर लिया ना कि 70% लोग जो है ना वोट देने निकलेंगे, उस दिन फिर कराची जैसे इलेक्शन नहीं हो सकते यार, समझा करें ये बात। चलें जी। मोहम्मद जीशान कहते हैं गुड भैया, यस आई एम श्योर आप गाने के हवाले से शायद जो है ना वो बात कर रहे हो। सो ठीक है, ओके जी। तो ये बात हो गई एक तो इनके हवाले से। अदिल भाई, व्हाट हैपेंड ऑफ डेविड वार्नर्स बैगी ग्रीन कैप? हाँ, वो तो मिल गया था ना उसको, मेरे ख्याल से डेविड वार्नर की कैप जो है वो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज के दौरान जो है वो खो गई थी।
और उसने फिर इस हवाले से एक बड़ी पैशनेट एक प्ली भी की थी लोगों के साथ. अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये बात नहीं पता थी. ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली थी अपनी लाइफ में कि ये बैगी ग्रीन जो कैप है इनकी, जो आपको टेस्ट कैप मिलती है आपको, वो यू हैव टू कीप दैट कैप ऑल द टाइम. वरना आई थॉट यार इतनी क्रिकेट खेलते हैं, कैप चेंज करते रहते होंगे, हर मैच में 2 कैपें मिल जाती होंगी इनको. हो सकता है मिलती हो बैकअप के तौर से, लेकिन आई डिड नॉट नो कि ये एक ही कैप होती है. तभी आप देखें, मुझे याद है आई थिंक शेन वॉर्न ने अपनी जब बैगी ग्रीन जो है वो ऑक्शन किया था, तो फिर उसके बाद आई थिंक ही सोल्ड इट फॉर $500,000 अगर मैं गलती पर ना हूं, ऐसे ही कुछ अमाउंट था. चले, अरे यार तो 2 मिनट रह गए यार, वरना मुझे तो मालदीव्स और इंडिया के बारे में बात करनी थी, लेकिन यार टाइम ही नहीं बचा. चलो कोई बात नहीं यार, मेरा कल का यूट्यूब शो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत तफसील से मालदीव्स और इंडिया के दरमियान ये क्या लफड़ा हुआ है उस पर बात की है. वरना टाइम मिलेगा तो फिर कल बात कर लेंगे हम इसके हवाले से. सो या चलें जी, ओके. आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है बिकॉज लोग इलेक्शन की बातें कर रहे हैं. रिमेंबर टुडे इज द 8th of January. दैट मींस वी आर एग्जैक्टली 30 days और मे बी 31 days फॉर आर्गुमेंट सेक फ्रॉम द इलेक्शन. और उसमें जो सीन है वो ये है कि आज बड़े इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो लगने वाले हैं, जिसमें आपको पता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस जो है वो सुनवाई में आ सकता है. और जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस है, आपको पता है कि पीटीआई ने ये पिटीशन फाइल की, तो उन्होंने कहा था जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हमें वो जो है ना वो मौके नहीं मिल रहा है जो बाकी सारी पार्टियों को इलेक्शन करने के हवाले से हम जलसे नहीं कर सकते, कागजात नामजदगी, ये वो फलाना, ये सब चीजें हो रही हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है. तो उस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ने बाय द वे अपना जवाब जमा करा दिया और मुमकिन है कि आज इसकी सुनवाई होगी. और क्योंकि ये पीटीआई रिलेटेड केस है तो फिर इसकी लाइव ब्रॉडकास्ट जो है वो भी होगी. अब देखते हैं कि इस बार चीफ जस्टिस साहब ठीक से बैठेंगे या नहीं, ताकि घर में सब मुतमईन रहें. उसके बाद एक और भी है, पीटीआई की भी अपनी एक और पिटिशन है विच इज रिगार्डिंग उन्होंने जो बात की है अपने बल्ले वाले सिंबल के हवाले से. सो उसकी भी जो है आज उम्मीद है वो कोशिश करेंगे कि आज उसकी सुनवाई हो जाए. देखें उसको प्रायोरिटी क्या मिलती है या क्या नहीं मिलती है. बट वेरी इंटरेस्टिंग वीक अहेड. दिस इज इलेक्शन होने नहीं होने. एंड यस, सबसे ज्यादा जिस चीज का मुझे इंतजार रहेगा वो ये है कि आज हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो सेनेट की उस करारदाद के हवाले से अपनी किस तरह गुफ्तगू में वो डिस्कशन लेकर आएंगे. जिस तरह वो सुप्रीम बहुत ही अहमियत देते हैं पार्लियामेंट को, क्या उनको अहमियत देंगे या फिर उनको सुनी अनसुनी कर देंगे. वेरी इंटरेस्टिंग एंड टर्बुलेंट डेज अहेड. लेकिन खैर चलें जी, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होने वाली है अब कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.